Yes friends, I'm Anuj and I hope you all are doing well। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की और पॉलिटी का फर्स्ट सेशन हम लेने जा रहे हैं। सभी लोग जुड़ जाएं और पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिकली आता है और ये दौर वो है जब बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना है। और 1942 के बाद अगर हम देखें कैबिनेट मिशन के बाद एक कॉन्सेप्ट आया कि बेसिकली भारत में खुद का अपना संविधान होने का कॉन्सेप्ट। और इस क्रम में अगर हम बात करें जो कि इसकी मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बेसिकली मांग है, डिमांड है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब रखी गई और कब से इसकी डिमांड स्टार्ट हुई। थोड़ा सा हमने इसको बाइलिंगुअल किया है इस सीट को, बट समटाइम्स क्या हुआ कि बाइलिंगुअल होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, तो हिंदी से हमने बेसिकली हमारे नोट्स इंग्लिश में है, बट कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में भी कह रहे थे, तो हमने इसको बाइलिंगुअल किया है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी और जहां भी बाइलिंगुअल नहीं होगा उसको हम इंग्लिश में बोल देंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में हो सकता है कहीं कहीं चीजें ऐसे देखने, तो अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे। बेटा याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में आता है, मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण। तो संविधान सभा किस तरीके से बनती है, क्या परिस्थितियां उनको देखेंगे हम लोग। फर्स्ट इनडायरेक्ट इनफॉर्मल डिमांड है बेसिकली बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो नोट कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने इनफॉर्मली, मतलब फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल डिमांड रखी थी मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। संविधान सभा की सबसे पहले जो डिमांड करी है बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य के नाम से जानते हैं, जिनको भारत का बेताज बादशाह कहते हैं, उन्होंने डिमांड करी थी। स्टूडेंट याद रखना, ये एक इनफॉर्मल डिमांड थी, कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर मांग नहीं करी गई थी। तो स्टूडेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूं आपको। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक पॉइंट नोट करना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट ये है कि भाई हमने ना, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा, देखो सबसे पहले मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आपको पता है कि मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, लिखिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। तो मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें स्टूडेंट, तो सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये समझना है कि 1946 का दौर है, 1946 का दौर है और मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है बनने की। कैबिनेट मिशन इसका बेस माना जाएगा, कैबिनेट मिशन इज द बेस ऑफ द मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के निर्माण में कैबिनेट मिशन अपना काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, जो कि 1946 में आता है। आपको पता है 1946 का जो आपका मिशन है बेसिकली कैबिनेट मिशन, ये अपना रोल प्ले करेगा। तो एक सबसे बड़ी बात कि मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या। देखिए, भारत जब आजाद होने के दौर में था तो ये बोला गया कि भाई आप अपना जो भी अंग्रेज सभी ने, देखिए आप देखें, सबसे पहले हम समझें, एक पॉइंट समझेंगे कि साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जब आया तो वो इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट कर रहा था। उसका हमने पुरजोर विरोध किया क्योंकि उसमें कोई भारतीय नहीं था। तो उसको हमने कहा कि ये क्या है, व्हाइट लॉ है। व्हाइट लॉ मतलब ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया नियम कानून है, तो उसका विरोध किया गया। और इस क्रम में आपने देखा कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन कमीशन को वापस भेजने की बात करी गई। एंड उसके बाद आप देखेंगे एक आपका गवर्नर जनरल होगा जो बेसिकली जाना जाएगा लॉर्ड लिलिथगो के नाम से, और वो चैलेंज करेगा इंडियंस को कि आप ना तो हमें कोई नियम बनाने दे रहे हैं, हमने क्रिप्स मिशन दिया, आपने उसका भी बाइकआउट किया, तो आप खुद से कुछ ऐसा बना लें और हमारे जाने के बाद आप कैसे भारत को रन करेंगे। तो यानी आप अगर चाहते हैं तो आपका खुद का कोई लॉ होना चाहिए। हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट से लॉ बना करके भेजते हैं, इंडिया में इंप्लीमेंट करते हैं, दैट्स व्हाई यू शुड मेंटेन अ लॉ एंड आप अपने खुद से बना लो। और इस चैलेंज को इंडियंस ने एक्सेप्ट किया, नॉट ओनली एक्सेप्ट बट आल्सो ही मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसके लिए मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। और मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ, लॉट ऑफ पीपल्स वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं एंड बड़ा लंबा एक आर्गुमेंट डिस्कशन होता है
214 डेज, 214 दिन तक इसमें डिस्कशंस होते हैं एंड वेरियस पीपल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपने अपने एरिया के लोग, लर्नेड लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस क्रम में आप देखेंगे जो आपकी बहुत सारी कमेटियां बनाई जाएंगी और वो कमेटियां पर्टिकुलरली एक एरिया के लिए होंगी, पर्टिकुलरली लर्नेड लोग उस कमेटी के मेंबर होंगे, डिस्कशन होंगे, आर्गुमेंटेशन होगा और फाइनली एक मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और वो संविधान सभा ही आगे चल करके आप देखेंगे उसको मेंटेन करते हुए संविधान का निर्माण होगा। तो संविधान के बनने में क्या क्या प्रोसेस थे, तो ये जो मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत है, इसकी शुरुआत मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट की आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कर दी थी। तो जो लोकमान्य है, लोकमान्य का मतलब क्या हो गया, लोगों में जो माने जाते हैं, लोगों के लिए जो प्यारे हैं, दैट वाज बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। और तिलक साहब जो है आपको पता है मॉडरेट नहीं, ये एक्सट्रीमिस्ट है। थोड़ा इनका माइंडसेट कैसा है, एक्सट्रीमिस्ट है, यानी गरम विचारधारा के हैं और ये चित्तपावन ब्राह्मण है। याद रखिएगा, चित्तपावन ब्राह्मण है और ये जो चित्तपावन ब्राह्मण है ये पाए जाते हैं आपके, याद रखिएगा, ये ब्राह्मण पाए जाते हैं आपके पूना में। और आपको पता है विद्रोही कमेटी एक बिठाई गई थी, विद्रोही कमेटी, एंड विद्रोही कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और ये कमेटी रिकमेंडेशन देती है 1926 में अपनी रिकमेंडेशन देती है और ये कहती है विद्रोही कमेटी 1926 में कहती है कि जो भारत में अंग्रेजों की हत्याएं हैं, अंग्रेजों को किलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं चित्तपावन ब्राह्मण, पूना के चित्तपावन ब्राह्मणों ने चालू किया था अंग्रेजों की किलिंग। और इसमें बाल गंगाधर तिलक जो है ये काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है इनके बारे में, क्योंकि आपको पता है इनको 6 मंथ के लिए जेल में डाला गया था और वो जेल क्या थी बेटा, आपको पता है वो थी जेल मांडले। और आप जानते हैं मांडले इज लोकेटेड on the bank river of Irrawaddy and Irrawaddy is the lifeline of Myanmar। तो इरावदी रिवर है बेसिकली लाइफलाइन कहलाती है, कहाँ की, म्यांमार की कहलाती है। और यहाँ पर स्टूडेंट याद रखिएगा म्यांमार की लाइफलाइन कहलाती है। एंड यहाँ पर बेटा मांडले जेल एक हुआ करती थी और इस मांडले जेल में अंग्रेज काला पानी टाइप की सजा, यानी जो प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे इसी मांडले जेल में भेज दिया करते थे। तो इस मांडले जेल में इन्होंने एक बुक लिखी थी दैट वाज नोन एज गीता रहस्य। तो आपके एग्जाम में पूछी गई है कि गीता रहस्य कब और कहां पर लिखी थी तिलक सर ने, तो गीता रहस्य बुक वाज रिटन बाय द तिलक, तो तिलक के द्वारा लिखी गई। और ये जो रहस्य नामक बुक है, गीता रहस्य नामक बुक है, ये लिखी गई थी कहाँ पे, मांडले जेल में, एंड विच वाज लोकेटेड इन कहाँ पे है ये आपके बेसिकली म्यांमार में। और म्यांमार भी कहीं ना कहीं कॉलोनी था किसका, ब्रिटेन का। तो यहां तक बात आप समझ लीजिएगा। इनकी ये एक बुक है, चूंकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो आर्य है वो आर्य कहाँ से आए हैं, तो इन्होंने कहा था कि आर्कटिक रीजन से आए हैं। तो इनकी एक बुक थी द होम्स ऑफ द आर्याज या आर्कटिक होम ऑफ द आर्या, लिख लीजिएगा, आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्या, होम्स ऑफ द आर्या। तो ये जो आर्य कहाँ से आए हैं ये बात बताई थी इन्होंने, आर्कटिक होम ऑफ द आर्या। तो ये बुक जो है लिखी थी किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। और आपको पता है 1 अगस्त 1920 20 में इनकी डेथ हो जाती है 1 अगस्त को। और इसी दिन जो आपके महात्मा गांधी जी हैं वो स्टार्ट करते हैं एक मूवमेंट दैट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और गांधी कहते हैं कि मैंने अपना सबसे मजबूत पक्ष खो दिया, आई लॉस्ट माई ग्रेट स्ट्रेंथ, बिकॉज इसी दिन तिलक मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो महात्मा गांधी ने उनके मृत्यु पर ऐसा कहा था। तो देखो मैं पढ़ा क्या रहा हूं पहले वो समझ लो। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि बाल गंगाधर तिलक ही वे व्यक्ति थे जो इनफॉर्मली सबसे पहले डिमांड रखते हैं किसकी, स्टूडेंट, ये डिमांड रखते हैं मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो इनफॉर्मल अगर किसी ने डिमांड रखी है पहली बार तो बाल गंगाधर तिलक ने रखी है, ये बात याद रखिएगा, बहुत प्रोमिनेंट चीज है ये, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे लिखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो बिकॉज ये हमने इसको कन्वर्ट करने का प्रयास किया है इंग्लिश में, मैं कन्वर्ट कर दूंगा बिकॉज हिंदी में कंटेंट हमारा इंग्लिश में ही था, लेकिन बच्चों ने कुछ बोला तो मैंने इसको हिंदी में कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। देखिए इसमें क्या था कि सभी नागरिक समान है, ये मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहता है कि सभी नागरिक समान है
और आप जानते हैं इन्होंने तिलक ने एक स्वराज्य विधेयक भी लॉन्च किया था 1895 में, जिसमें इन्होंने कहा था कि सभी जो नागरिक हैं वो समान है। देखिए तिलक की जो डिमांड थी मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखना, तिलक ने जो डिमांड रखी थी मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनफॉर्मली, इसके लिए उन्होंने एक स्वराज विधेयक बनाया था। बिल वाज फॉर्म्ड बाय द तिलक दैट वाज नोन एज स्वराज बिल, एंड स्वराज बिल वाज प्रेजेंटेड बाय द बाल गंगाधर तिलक इन 1895, एंड इन दिस बिल ही कैन इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सभी नागरिक समान है, ऑल मेन आर इक्वल। एंड इन्होंने कहा कि धर्म, जो रिलीजन है और जो भाषण है, स्पीचेस हैं और जो अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है एंड जो थॉट्स हैं, इनकी आजादी होनी चाहिए। तो देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने करी थी, धर्म की, भाषण देने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसा कि आज के डेट में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। और एक रिपोर्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, और उस पत्रिका ने एक्चुअली क्या है ना कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो जर्मन बेस्ड एक आपकी बेसिकली कंपनी है, और वो दुनिया में एक रैंकिंग निकालती है, और उस रैंकिंग को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ओके, उसमें 180 कंट्रीज है, और उन 180 कंट्रीज में भारत की रैंक जो है, जो इंडियन मीडिया है, इंडियन फ्रीडम है, जो आपकी प्रेस सूचकांक है, उसमें भारत की रैंक हुआ करती है 157। ओके, और इंडियन मीडिया इतना गर्त में जा चुका है कि इनके कोई मतलब आप देखिए ना, इनको कोई देखना ही नहीं चाहता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली ये इतना ज्यादा वर्थलेस एक वुमेन का, एक वर्थलेस वुमेन कहेंगे उसको हम लोग, जो कि एक महिला है, जो कि वो ये कह रहे कि टीचर्स जो है 2 कौड़ी के होते हैं, ऑनलाइन टीचर्स दो कौड़ी के होते हैं, और जो भी चीजें जो है ये, ठीक है, उसने बोला कि टीचर्स 2 कौड़ी के होता है, ठीक। तो बस ये आप ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर टीचर्स 2 कौड़ी के होते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये अपना बेचते हैं, अपना कोर्स बेचते हैं, तो ये बताइए पहली बात कि कोर्स कौन नहीं बेचता है। अगर उन्होंने कोर्स बेचा है तो कोई बुरी बात नहीं है, वो आपकी तरह ईमान नहीं बेचते, आपकी तरह चाटुकारिता नहीं करते, आपकी तरह अपना ईमान, धर्म सब कुछ बेच कर खा नहीं जाते। 4th पिलर के रूप में जाने जाने वाला जो इंडिया का मीडिया है, गली गली बदनाम हो चुका है, और ये रियलिटी ऑफ टाइम है कि आपको कोई देखना नहीं चाहता। स्टूडेंट तो आपको देखता ही नहीं, क्योंकि आप पर से भरोसा उसका उतर चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। और बहुत ही जाहिल टाइप की मीडिया है, और 2 कौड़ी का आप ये वर्ड यूज कर सकती हैं, क्योंकि आप उस समाज से आती हैं जहां पे टॉक्सिसिटी है, गंध है और कुछ नहीं है, ठीक। तो आप ऐसा बोल सकती हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 1895 की अगर बात करें यहां से ना, हाँ यहाँ पे समझिए ये एक्चुअल में क्या है कि जो बाल गंगाधर तिलक है, उनने एक अपना स्वराज विधेयक जो है लॉन्च किया था। स्वराज विधेयक मतलब होता है स्वराज मतलब सेल्फ रूल, यानी इंडियंस का रूल होना चाहिए, इसी को अपन स्वराज कहेंगे, है ना। तो स्वराज क्या, स्वराज और क्या एक्ट लेकर के आए थे, एक्ट नहीं बिल कहेंगे, तो स्वराज बिल लेकर के आए थे, दैट वाज प्रेजेंटेड इन 1895 बाय द बाल गंगाधर तिलक। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा था कि मेन आर इक्वल, सभी लोग इक्वल हैं, धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति के विचार की आजादी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके विचारों को रोक दिया जाए, है ना, और उस पर उसको कानूनी कार्रवाई के द्वारा खत्म किया जाए। आत्मनिर्भर और जो सेल्फ रियलाइंट है, और जो आपका लोकतांत्रिक भारत है, डेमोक्रेटिक, हाँ पीपल आर इक्वल या सिटीजन्स आर इक्वल, सबको समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलरली राजा महाराजा है तो उसको अलग ट्रीट करें और सबको अलग ट्रीट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बात नहीं, अब देखिए यहाँ पे समझिए, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक होने की बात करी थी, डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की बात करी गई थी। डेमोक्रेटिक हो, सेल्फ रियलाइंट हो, और रिलीजन और यहाँ पे स्पीच और फ्रीडम हो आपके। देखिए इसको समझ लीजिएगा, रिलीजन में भाषण मतलब स्पीच देने में, और बेसिकली आपके जो एक्सप्रेशन है, आप कह सकते हो इसको कि जो हमारी एक्सप्रेशन है, हमारे जो थॉट्स हैं, उनको कोई रोके ना, है ना, उनको मतलब खुल के इंसान बोल ले, ये चीजें। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे बढ़िए थोड़ा सा बेटा, अब आगे बढ़ो।
देखो स्वराज वर्ड फर्स्टली किसने यूज किया था, ये क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे यूपीपीसीएस में आ चुका है और आपके एनडीए में आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है, और ये क्वेश्चन बेसिकली आपके वनडे जितने भी एग्जाम है सब में आ चुका है। स्वराज वर्ड इज बेसिकली यूज्ड बाय, तो स्वराज वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था, नोट कर लीजिएगा। ये भारत के मार्टिन लूथर किंग कहलाते हैं। ही वाज नोन एज द मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया एंड ही वाज द सरस्वती, यानी ये महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, स्वराज वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय महर्षि दयानंद सरस्वती, और इन्होंने बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1874 में हुई थी। लिख लीजिएगा 1874, यहाँ पे 75 लिखा है जो कि गलत है, आपको 1874 लिखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक। अब देखो सबसे बड़ी बात स्टूडेंट समझना है इस चीज को, यहाँ पे देख लो, ये बात समझ लो। देखो इधर अगर हम बात करें दयानंद सर की, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, सोशल रिफॉर्मर है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती की अगर बात करें स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इनका जो बॉन्ड है वो कहाँ हुआ है। इस तरीके से अगर हम प्यारे भारत की बात करें तो स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में एक जगह है दैट इज मोरबी। क्या नाम है इसका, मोरबी। मोरबी गुजरात में 1824 में इनका जन्म होता है और भारत के कहलाते हैं मार्टिन लूथर किंग। नोट कर लो, मार्टिन लूथर किंग के नाम से इनको जाना जाता है, लूथर किंग कहा जाता है इनको। स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा मार्टिन लूथर किंग, बिकॉज यूएसए में जिस तरीके से यूएसए में अनटचेबिलिटी को लेकर के, अनटचेबिलिटी जो है उसको लेकर के फाइट कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग, बिकॉज वहां पे व्हाइट बीएस, देखिए आप जानते हैं ना व्हाइट बीएस क्या चलता है वहां पे, ब्लैक चलता है। काले लोग और जो गोरे लोग होते हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, काले लोगों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, तो उसके लिए मार्टिन लूथर किंग ने वहां पे जाति छुआछूत धर्म जो भी जो कास्टिज्म है उसको खत्म करने की बात करी थी। वही काम यहाँ पे दयानंद सरस्वती कर रहे थे और इन्होंने एक आपका स्लोगन दिया था। स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, इनका स्लोगन एग्जाम में पूछा जाता है, बैक टुवर्ड्स वेदास, बैक टुवर्ड्स वेदास। तो टुवर्ड्स वेदास, वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदास। तो वेदों की ओर लौटो, इसी को कहा उन्होंने, बैक टुवर्ड्स वेदास। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लगभग सभी बच्चे को जानना चाहिए, इन्होंने गौरक्षणी सभा की स्थापना करी थी। गौरक्षणी सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गौरक्षणी सभा की स्थापना करी थी सरस्वती ने, ठीक है। और इन्होंने आप जानते हैं आर्य समाज को एस्टैब्लिश किया था, आर्य समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम। तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने करी थी। तो और इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। तो दयानंद सरस्वती ने, देखिए फर्स्टली अगर हम देखें तो वर्ड कॉइन किया है किसने, स्टूडेंट किसने कॉइन किया है, फर्स्टली स्वराज वर्ड इन्होंने दयानंद सरस्वती ने कॉइन किया, और इसको जो है आपके स्वराज एक्ट किसने सबसे पहले पारित किया, वो आपके हैं बेसिकली बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और फिर आधिकारिक प्रयोग, देखिए हम आपसे क्या करते हैं, इनफॉर्मल प्रयोग और एक फॉर्मल जो प्रयोग किया गया पहली बार, फॉर्मली कब यूज किया गया, 1906 में कैलकाटा सेशन था एएनसी का, एंड वहां पे आप जानते हो दादा भाई नौरोजी सर को चीफ बनाया गया, एंड इन दिस सेशन दादा भाई नौरोजी फर्स्टली यूज दैट वर्ड्स एज अ ऑफिशियली, ओके। सो एज वी नो दैट दादा भाई नौरोजी मिस्टर मेजॉरिटी मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, और इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। थोड़ा आप इनके बारे में भी समझ लेना, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी हैं इनके बारे में काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स एग्जाम में आते हैं। तो लिख लीजिएगा दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बात करें तो ये इनका जो माइंडसेट है वो है मॉडरेट। क्या है, मॉडरेट है, मतलब ये लड़ने में विश्वास नहीं करते, ये मॉडरेट है, यानी पी क्यूब थ्योरी पर फॉलो करेंगे। पी क्यूब क्या है, पिटिशन करेंगे, प्रेयर करेंगे अंग्रेजों से और प्रोटेक्शन ले लेंगे, यानी फाइट करने के मूड में नहीं रहेंगे, पिटिशन प्रेयर एंड प्रोटेक्शन की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और गहरी बात स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश लिखिए बेटा, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। मिस्टर तरुण, कुंवर तरुण लिख लो बेटा, कुंवर तरुण लिख लो, इंडिया। तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा, कुंवर लिख लो, ये पॉइंट नोट कर लो। हमारी क्लास में छोटे मोटे लोग नहीं आते हैं,
कुंवर तक पढ़ते हैं भाई, याद रखना। ये बुक कब पब्लिश करी गई थी, ये क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस में, लिख लो यूपीपीसीएस ने ये क्वेश्चन पूछा, आरओ ने ये क्वेश्चन पूछा, एआरओ ने क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन आपके एनडीए में भी पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा। दैट बुक वाज मैच कराने के लिए आई थी, ये बात याद रखिएगा। एंड दैट बुक इज नोन एज द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट वाज पब्लिश्ड इन 1901। कब पब्लिश हुई थी? 1901 में पब्लिश हुई थी। दैट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक। स्टूडेंट्स नोट डाउन द बुक्स, नेम आता है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। और देखिए अब सबसे बड़ी बात, ये ग्रेट क्या थे? ग्रेट वाले क्या थे? ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, लिख लो ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे। भारत में इकोनॉमिस्ट थे, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इंडिया में सबसे पहले फर्स्टली इन्होंने ही जो है व्यक्तियों के जो फर्स्टली क्या किया था, नेशनल इनकम के डेटा दिए थे। नेशनल इनकम यानी लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसके डेटा इन्होंने दिए थे। तो फर्स्टली इन्होंने नेशनल इनकम के डेटा दिए थे, और इन्होंने क्या किया था, एक सिस्टम दिया था, इन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी को समझाया था। तो ड्रेन वेल्थ थ्योरी क्या होती है, नोट कर लीजिएगा। ड्रेन वेल्थ थ्योरी की अगर बात करें स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा। ड्रेन वेल्थ थ्योरी क्या है, एग्जाम में आपके पूछ लेता है एग्जामिनर, नोट कर लीजिएगा। ड्रेन वेल्थ थ्योरी क्या है, इसको देख लीजिएगा। ड्रेन वेल्थ थ्योरी ये बताए कि भाई क्या थी ड्रेन वेल्थ थ्योरी, तो इन्होंने कहा इसको धन बहिर्गमन का सिद्धांत कहते हैं। धन बहिर्गमन का सिद्धांत कहते हैं। तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत क्या होता है? बहिर्गमन को अपन इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं बाहर जाने को बहिर्गमन कहते हैं। बहिर्गमन, गमन माने होता है जाना और बहिर माने बाहर। तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत क्या है, इसको जरा मैं मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। आई वांट टू मैं आपको इसको मैप के थ्रू समझाता हूँ बेटा। दिस इज ये अपना है प्यारा भारत, है ना। ये अपना प्यारा भारत, स्टूडेंट याद रखना, ये प्यारा भारत है हमारा। और आपको पता है प्यारे भारत में, आप जानते हैं प्यारे भारत को। फिर अपन इधर आएंगे तो यहाँ पे मान लो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं अफ्रीका पड़ जाएगा, और इस तरह से आपको स्पेन, फ्रांस वगैरह, ये इस तरीके से यूरोप, और यूरोप में यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा है क्या, दैट इज ब्रिटेन। क्या है बोलो बेटा? ब्रिटेन है, बोलो बेटा ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है मान लो, ठीक। तो हुआ क्या कि यहाँ पे अपनी एक रिवर फ्लो करती है, दैट इज गंगा। ये कौन सी रिवर है बोलो स्टूडेंट्स? गंगा। और आप जानते हैं लंदन जो शहर है, लंदन जो शहर है वो किस रिवर के किनारे है स्टूडेंट? वो है आपकी थेम्स के किनारे। इसी को थेम्स भी कहते हैं, इसको टेम्स भी पढ़ते हैं, हिंदी में टेम्स कहते हैं। तो लंदन का जो लंदन शहर है वो बसा है टेम्स के किनारे। और इंडिया आप जानते हो गंगा यहाँ से फ्लो कर रही है, इस तरीके से गंगा माता आती है ऐसे, और इस तरीके से अपना माउथ बनाती है बे ऑफ बंगाल में। तो कहते हैं कि अंग्रेज ये धन बहिर्गमन के सिद्धांत में इन्होंने बताया, क्या बताया सर ने, कि जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है उसमें क्या बताया इन्होंने, ड्रेन वेल्थ थ्योरी को लिख लो। इन्होंने कहा कि जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है ना सर, तो इन्होंने कहा कि जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है, तो ड्रेन वेल्थ थ्योरी में इन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से अंग्रेज पैसा यहां से ले जा रहे हैं, माल पानी कैसे उठा रहे हैं। तो अंग्रेज आते हैं कैक्टस की तरह, स्टूडेंट किसकी तरह बोलो? कैक्टस की तरह। कैक्टस यानी कैक्टस नहीं, ऑक्टोपस की तरह। किसकी तरह? ऑक्टोपस की तरह। ऑक्टोपस क्या होता है पता ना? ऑक्टोपस क्या होता है स्टूडेंट्स? केकड़े की तरह। तो केकड़े की तरह अंग्रेज आते हैं और स्पंज की तरह यहां से खूब माल पानी उठाते हैं, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल भारत से उठाते हैं, और सब इधर से आपका कहां भेज आते हैं बोलो? बोलो ब्रिटेन में थेम्स के किनारे उड़ेल आते हैं, फिर उड़ेल करके आते हैं, फिर यहां से लेते हैं, फिर उड़ेल आते हैं, फिर लेते हैं, फिर उड़ेल आते हैं। भारत को क्या कर रहे हैं? गरीब बना दे रहे हैं। भारत को क्या कर दे रहे हैं? गरीब कर दे रहे हैं, एकदम पुअर बना दे रहे हैं। सब कच्चा माल उठा ले जा रहे हैं, और यहीं पर अपने यहाँ मशीनें लगा रखी हैं। यहाँ से कपड़ा, देखिए कॉटन यहाँ से लेके गए, कपड़ा यहाँ बनाए, लाके इंडिया के मार्केट में ही बेच लेते हैं, ठीक है। और इंडिया 2 गुना 3 गुना पैसे में बेच करके खूब पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो थी वो थी धन बहिर्गमन। हमारे भारत से धन कैसे जा रहा है, कहां पे बोलो? ब्रिटेन में। इस कॉन्सेप्ट को देने वाले अगर कोई है वो है दादा भाई नौरोजी। मत भूलिएगा ये पारसी हैं, और दादा भाई नौरोजी की जो सेक्रेटरी थी वो कौन थी, एक बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नौरोजी? देन द राइट आंसर स्टूडेंट्स, देन द राइट आंसर, then the right answer, what is the right answer, then the what is the right answer? तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, नोट करो, लिखो मैडम भीखा जी कामा। लिखो मैडम भीखा जी कामा।
जी कामा, ये मैम थी मैडम भीखा जी कामा, नोट कर लीजिएगा, मैडम भीखा जी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की द मदर ऑफ द इंडियन मूवमेंट या द मदर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं, लिख लो, मदर ऑफ द इंडियन, मदर ऑफ द, बात नहीं, मदर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या हो गया, भारतीय स्वतंत्रता की माता है कौन, मैडम भीखा जी कामा, और ये पीए थी, पर्सनल असिस्टेंट थी किसकी, दादा भाई नौरोजी की। और आपको पता है 1906 में कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी चीफ बने थे, और जब विवाद हो रहा था किसको लेकर के, चीफ बनाने को लेकर के, एक तरफ मॉडरेट कह रहे थे कि हम क्या बनाएंगे, नहीं, वो कह रहे थे हम रास बिहारी घोष को बनाएंगे, और एक तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कह रहे थे कि हम किसको बनाएंगे, लाला लाजपत राय को नहीं, बाल गंगाधर तिलक को बनाएंगे। और बवाल हुआ, इस बवाल में फाइनली जब दादा भाई नौरोजी की एंट्री होती है तो ये कहते हैं देखो न तुम हम बनेंगे चीफ, और इस तरीके से चीफ बन गए थे। तो और यहीं पर 4 डिमांडें रखी गई थी, और उसमें आप देखेंगे जो 4 डिमांड थी, एक एडुकेशन था, एक स्वदेशी था, बहिष्कार था, और एक वर्ड था दैट इज नोन एज स्वराज। तो ऑफिशियली अगर कहीं पर डिमांड रखी गई है, 4 चीजों की डिमांड रखी गई थी 1906 के कलकत्ता सेशन में, एंड वहां पर एक जो वर्ड था वो स्वराज भी था, शिक्षा था, स्वराज था, स्वदेश था और बहिष्कार था। तो वहां पर जो है सबसे पहले अगर ऑफिशियली डिमांड रखी है स्वराज वर्ड की, दैट वाज द पर्सन दादा भाई नौरोजी। सत्यार्थ प्रकाश वाज द बुक, ये ऐसे देखो, सत्यार्थ प्रकाश वाज द बुक, आज हमने बनाया इस पे वीडियो, आप देखिएगा जाकर के घर पे। सत्यार्थ प्रकाश वाज द बुक विच इज रिटन बाय द दादा भाई नौरोजी, नहीं यार गलत हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश रिटन बाय द सरस्वती, हाँ महर्षि सरस्वती, दयानंद सरस्वती, है ना। फर्स्टली द ऑफिशियल यूज ऑफ दैट वर्ड स्वराज बाई दादा भाई नौरोजी। अब देखो संविधान सभा के निर्माण की जो मांग है वो गांधी ने कहां पे रखी थी, ये बहुत गहरी बातें हैं, आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट अगर आपने इसको देख लिया तो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है कि गांधी ने भी अपने एक न्यूज़पेपर, यंग इंडिया मैगजीन आती थी इनकी, गांधी की, तो यंग इंडिया मैगजीन में गांधी ने डिमांड रखी थी, किस चीज की डिमांड रखी थी स्टूडेंट, देख लो यहाँ पे, स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर हियर, द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम वेरियस टाइम्स, and it is the most important point, I think it is the most important point and you should be remember, है ना। क्या है पॉइंट, देखो जरा सा, देखिए that is the most important point, ये आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। वो पॉइंट ये है कि गांधी 1922 में एक मैगजीन निकालते हैं, दैट वाज यंग इंडिया, और इसमें वो कहते हैं कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी कहीं ना कहीं गांधी ने भी डिमांड करी है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म की, और अकॉर्डिंग टू इंडियंस, भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा, भारतीयों की तरह का, भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान बनना चाहिए। और पहली औपचारिक डिमांड, अब ये देख लो, सुनो इधर, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड, यानी पहली बार जो फॉर्मली जो डिमांड रखी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 1935 लिख लो, 1935 में रखी गई थी, किसके द्वारा, आप देख रहे हैं MN रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय था नाम इनका पूरा, लिख लो। मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सबसे पहली जो डिमांड रखी थी औपचारिक रूप से, वो मानवेंद्र नाथ रॉय इन्होंने रखी थी, मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखी थी, नोट कर लीजिएगा। और ये रखी है कब, 1934 में, और ये बहुत बड़े एक सोशलिस्ट पर्सन थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट पर्सन थे, और अगस्त प्रस्ताव में भी डिमांड रखी गई थी 1940 के, क्रिस्प मिशन में भी 1940 की बात करी गई थी, और कैबिनेट मिशन में फाइनली हमने कैबिनेट मिशन के आधार पर मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई थी। तो नोट कर लो,
अगस्त ऑफर कहते हैं इंग्लिश में उसको। तो यहां पर आप लिख लो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ कैबिनेट मिशन विच वाज केम टू इंडिया इन 1946। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है। पूरी जो कहानी जो कथा हमने करी है ये बस ये बताने के लिए कि मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अगर बना है तो कैसे बना है और किसके आधार पर बनाया गया है। तो ये है कैबिनेट मिशन जिसके आधार पर बनाया गया। आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि बेसिकली मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन विच एक्ट, ऑन द बेस ऑफ विच एक्ट। तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन क्या, ठीक है। हालांकि जिक्र इनमें भी है, अगस्त ऑफर में भी है और क्रिस मिशन में भी है, एम एन रॉय ने भी डिमांड करी है, बट फाइनली हमने इसके बिहाफ पे मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो now we are going to discuss how many seats are in were in making of a constitutional assembly। तो संविधान सभा में कितनी सीट्स थी और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। तो देखो इधर टोटल मेंबर इन मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लिख लो इंग्लिश में, टोटल मेंबर, देखो टोटल मेंबर्स इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे टोटल, तो आप देख रहे हैं 389, ठीक। टोटल कितने हैं, 389 है, जिनमें 11 प्रोविंस हैं, 4 ब्रिटिश कमिश्नरीज हैं और बाकी 93 क्या है आपकी, बोलो इधर। 11 प्रोविंस में 292 टोटल मेंबरान है, 4 इसमें से ब्रिटिश कमिश्नरीज हैं जिसमें कुर्ग और अफगानिस्तान रीजन आते हैं, मैं बताऊंगा अभी, और 93 जो है वो मनोनीत है, यानी कि ये क्या है, नॉमिनेटेड है, इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ, यानी ये देसी रियासतें हैं, राजा रजवाड़ों के क्या है आपके एरियाज हैं। तो राजा रजवाड़ा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो लॉट ऑफ जो किंग थे, राजा थे, वो अपनी टेरिटरी को आजाद घोषित किए हुए थे, तो उसमें जो है राजा रजवाड़ा वगैरह हुआ करते थे। तो उनकी 93 रियासतें थी, 290 सॉरी, तो याद रखिएगा 296 है ना, तो 296 याद रखना स्टूडेंट, 296, ठीक है। तो 296 सदस्य निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए जो विधानमंडलों के द्वारा, यानी 296 पर, देखिए ये 292 और ये 4 मिल करके कितने हो गए, 296। इन पर जो है निर्वाचन हुआ इनडायरेक्टली फॉर्म में, ठीक, डायरेक्टली नहीं। आगे चल करके 29 जो सीटें हैं सर, देखो यहाँ पे इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो यहाँ पे इलेक्शन कैसे हुआ जरा देखना। 296 में से आप देखोगे जो बेसिकली 29 सीट्स कांग्रेस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 208 पर जो है कांग्रेस ने अपनी, और ये मुस्लिम लीग थी, एमएल मुस्लिम लीग, 73 सीटें कौन जीती थी, मुस्लिम लीग, और 208 कांग्रेस ने जीती थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अन्य लोगों ने 8 निर्दलीय लोग जीते थे जो किसी पार्टी से नहीं थे, और 7 छोटी पार्टियों ने सीट्स जीती थी 1-1 करके, किसी ने 1 किसी ने 2। तो यहां पर आपको यह समझना है कि इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो 10 लाख लोगों पर 1 सीट थी, 1 सीट हुआ करती थी, ये बात याद रखना है, 10 लाख लोगों पर 1 सीट थी मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है ये बात। तो अब यहां तक बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की बैठकें हुई, यानी कॉन्फ्रेंसेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो कितने बैठक हुए उनको देख लेते हैं। तो यहां पर देखो टोटल जो बेसिकली बैठक की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं संविधान सभा की कुल 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली असेंबली में सुबह 11 बजे पहली जो है मीटिंग हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन विच ईयर एंड विच प्लेस, तो ये आपने पता होना चाहिए कि भाई पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, और ये सुबह जो वहां पे असेंबली हॉल है 11 o'clock वहां पे आपका बैठक होता है।
जिसमें 207 प्रथम बैठक में लोग भाग लेते हैं। कुछ एमएलए ने इसका बहिष्कार किया, देशी रियासतों ने इसका बाइकआउट किया, नहीं पार्टिसिपेट किया। फ्रांस की परंपरा के आधार पर पहले जो मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्परेरी अध्यक्ष, लिख लो ये क्वेश्चन, लिख लो, ये आता है एग्जाम में। फर्स्ट टेम्परेरी चीफ सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो चीफ बनाया गया था, और ये जेबी कृपलानी के सुझाव पर इनको बनाया गया था चीफ। तो जेबी कृपलानी ने रिकमेंडेशन करी और सच्चिदानंद सिन्हा चूंकि एज में सबसे बड़े थे और एज के बिहाफ पे इनको बना दिया गया। और याद रखना, फ्रांस से ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जो सबसे बड़ा एजेड है उसी को हम लोग चीफ बना देंगे। तो यहां तक आई होप सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम समझ में आ गए होंगे। एक बार वॉइस क्लियर कर लो बेटा, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, कैसे पता चला आवाज आ रही है, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट और जो है गहरी बात उसको आप समझ लें। प्रथम सत्र 211, यानी जो बेसिकली आप देख पा रहे हैं, मानने के लिए BN राव ने जिम्मेदारी ली कि हम 211 जो है प्रथम सत्र 211, और दूसरा देख रहे हैं दूसरी जो बैठक है, सेकंड बैठक को देखो, यहाँ पे सेकंड बैठक से क्वेश्चन पूछे आते हैं। और इसमें जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे ना, फर्स्ट टेम्परेरी चीफ बनाया गया था किसका, मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सच्चिदानंद सिन्हा का। वो टेम्परेरी थे, बिहार से थे। अब बनाए जाएंगे जो परमानेंट होंगे, और परमानेंट क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लगाओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द परमानेंट चीफ, राजेंद्र प्रसाद, जिनको अजात शत्रु कहा जाता है, इनके कोई शत्रु नहीं पैदा हुए, और भारत के प्रथम जो है क्या थे, ये राष्ट्रपति, परमानेंट चीफ ऑफ द मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, ऐसे बोलो। तो उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए अस्सी मुखर्जी। अच्छा देखो, इसमें एक सब चीफ भी बने थे। सब चीफ मतलब सब सेक्रेटरी कौन बना था, सब सेक्रेटरी कौन थे, उपाध्यक्ष कौन बना था, सब चीफ कौन बना था, अस्सी मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी इनका नाम था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सब चीफ कौन बना था, हरिश्चंद्र। उपाध्यक्ष मनोनीत हुए थे फ्रैंक एंथोनी। उपाध्यक्ष और भी मनोनीत हुए थे, जो नॉमिनेट हुए थे वो थे फ्रैंक एंथोनी। सलाहकार आप जानते हो BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, BN राव का, बेनेगल नरसिंह राव। ये एक बार यही पूछ लिया गया था कि इनका फुल फॉर्म क्या है, BN का फुल फॉर्म क्या है, तो बेनेगल नरसिंह राव। थर्ड बैठक कब हुई देख लो, उद्देश्य प्रस्ताव इसी में आया था। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, बातें नहीं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। और ये लाया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 8 अनुच्छेद थे इसमें, यह उद्देशिका के आधार पर बनाया गया था और पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका क्या किया था, जो है इनका सपोर्ट किया था। स्वीकृति क्या आई थी, ये आप बात देख लीजिए, सब लोग इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे बेटा, समझ लीजिएगा। स्वीकृति की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं 22 जनवरी 1947 में इसकी स्वीकृति मिल गई थी। और इस स्वीकृति के बाद आप देखेंगे संविधान का एक प्रकार से दर्शन अनुप्रमाणित हो चुका था, और यहाँ पे लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, ये बात करी गई थी। यानी भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, भारत क्या होगा, सेकुलर स्टेट होगा। पाकिस्तान की तरह हमारा निर्माण धर्म के आधार पर नहीं, हमारा निर्माण सेकुलर स्टेट के रूप में हुआ है। ठीक, वो तो पाकिस्तान का निर्माण ही धर्म के आधार पर हुआ है, वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन हमारा निर्माण धर्म के आधार पर नहीं हुआ, हमारा कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग तुले हुए हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये मूर्खता है और ये एक प्रकार का खोखला और फूहड़ सा एक मतलब विचार है। ठीक, क्योंकि इंडिया इज अ वर्सटाइल कंट्री और वर्सटाइल टाइप के लोग यहाँ पे मिलते हैं। तो संघवाद की बात करें तो हम देख रहे हैं संघ प्रांत लोकतंत्र, फिर आप देख रहे हैं संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए, और एग्जाम में पूछे आते हैं कि कौन कौन से 3 वाचन थे। तो याद रखना 3 वाचन कौन कौन से हैं संविधान सभा में। एक तो 4 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला, यानी आपका 5 दिन तक चला। और दूसरा जो सेशन था वो टोटल आपका देख रहे हैं 1948 से 1949 तक चला, नवंबर से अक्टूबर तक। और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा चला।
और ये जो तीसरा वाला सेशन हुआ उसमें क्या निकला, देखिए सबसे छोटा वाचन था पहला वाला, दूसरा वाला सबसे बड़ा था, और इसमें जो है कानून दिवस और विधि दिवस और संविधान को अंगीकार कर लिया गया। आप जानते हो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। ये बात समझ में आती है कि नहीं? और ठीक है, याद है? क्लियर? चलो अब देखो, संविधान में काफी चीजें हैं जो भी हमें समझनी है और इसमें हम लोग इसको समझेंगे पहले। तो ये देखो, आप लोग याद रखना संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी, कहां पे हुई थी। तो लास्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई है बेटा, इसको सब लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन आप लोग पढ़ भी चुके हो और मैं इसको पढ़ा रहा हूं अपने तरीके से, देखना जरा। संविधान सभा की अंतिम बैठक, द लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द या आप कह सकते सेशन ऑफ द इंडियन, जो आपकी मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, 24 जनवरी 1950 को हुआ। और आप जानते हैं इसी दिन जनगण मन, आपका जो नेशनल एंथम है, उसको जो है क्या किया गया, बांग्ला भाषा में लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के सेशन में गाया भी गया था। 52 सेकंड का होता है, आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि जो बेसिकली यहाँ पे इस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर भी किए थे इस पे, तो काफी इंपॉर्टेंट है 22 सेकंड का ये आपका। और कहीं ना कहीं सबसे पहले यहाँ पे आपका कलकत्ता सेशन में हो रहा है और ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसको अडॉप्ट किया गया था जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को। तो डेट याद रखना, आती है एग्जाम में। पता था तुमको? क्या क्या पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे? 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? अडॉप्ट किया गया था राष्ट्रगान को, नेशनल एंथम को। थोड़ा बुद्धि विवेक खोल के बैठे हैं यहाँ पे, सोए मत। क्लास चल रही है यहाँ पे, नींद आ रही है आपको तो पिटोगे फिर। पता नहीं कहाँ बुद्धि रहती है, दिमाग कहाँ जा रहा है। ठीक है, दिमाग यहाँ पे लगाओ, इधर उधर मत लगाओ। देख लो यहाँ पे, पहले समझो। अपना जो नेशनल सॉन्ग है वो क्या है? वंदे मातरम। किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। कलकत्ता सेशन 1896 में गाया गया था, फर्स्ट टाइम में इसको संग किया गया था। 65 सेकंड का होता है, ये बात याद रखना है। बांग्ला और संस्कृत दो लैंग्वेज में आपका ये आया था, ये बात याद रखना है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे फर्स्ट, ये आपको पता है। और संविधान सभा का निर्माण में अगर हम देखें तो टोटल कितना टाइम लगा? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। यहां पर ध्यान मत लगाना तुम, क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे? कितना समय लगा बताइए? 2 साल 11 महीने। हाँ, ये डेट आपको याद रहना चाहिए। कुल खर्च कितना हुआ? 64 लाख अप्रॉक्स। ठीक है। और मूल प्रति की अगर बात करें स्टूडेंट, याद रखिएगा, तो हिंदी और अंग्रेजी में कुल सत्र कितने हुए? 11 इसके सेशन हुए। ठीक, किसके? मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन हुए। बैठकें हुई, लोग बैठे, डिस्कशन हुए, एंड आफ्टर दैट ये अडॉप्ट किया गया है। टोटल 166 बैठक हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस बोलेंगे बैठक को, समझ लो, इंग्लिश में हिंदी में सब बता रहा हूं मैं। अब आता है मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी कमेटी बनाई गई, हाउ मेनी कमिटीज वर फाउंडेड इन द मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अ लॉट ऑफ आपकी बहुत सारी जो है समितियां बनाई गई। और इस क्रम में अगर हम देखें तो संविधान सभा की समितियां ढेर सारी बनाई गई। मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 22 समितियां टोटल बनाई गई थी। 22 कमिटीज वर फाउंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। में पॉइंट्स तो 8 जो थी वो बिग थी, ये तो याद ही रहनी चाहिए तुमको सारी। इन कमेटी बनेगी, उसका कोई ना कोई चीफ होगा।
तो चीफ ही एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कमेटी का कौन चीफ था, और 14 जो थी वो स्मॉल थी। टोटल कितनी थी? 22 थी। तो बड़ी वाली समितियां पहले बिग वाली देख लें। तो इसमें पहली है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी को मसौदा कमेटी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं बेटा, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं बेटा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में अगर हम देखें टोटल कितने मेंबर थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देयर वर 7 मेंबर्स इन दी ड्राफ्टिंग कमेटी। एंड अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी का चीफ किसे बनाया गया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चीफ बनाया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चीफ बनाया गया था। किसका? मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 7 मेंबर में चीफ कौन हो गए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक। अन्य सदस्य में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाला स्वामी अय्यर, एन माधवन राघव और टी कृष्णमाचारी। These are the peoples which are the chief 7 members of the drafting committee. तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अयंगर सदर्न इंडिया के लोग हैं ये। तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनके नाम कैसे याद करोगे? देखो ए क्यूब याद रख लो आप लोग। ए क्यूब क्या होता है? देखिए मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चीफ याद करना बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। ए क्यूब याद रखें। तो इसमें एक तो अंबेडकर है जो कि चीफ है। अंबेडकर कौन है? चीफ है। अंबेडकर चीफ है भाई, चीफ है अंबेडकर। और दूसरा अय्यर, अय्यर याद रखो, अय्यर। और एक याद रखो अयंगर, अयंगर। तो अय्यर, अयंगर, अंबेडकर। तो ए क्यूब हो गया, समझ रहे हैं? तो दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा इसमें देख रहे हैं, एक है मणिकलाल मुंशी। तो के एम मुंशी है, तो के एम मुंशी। तो इसका तुम एम ले लो, तो एम हो गया एम क्यूब, एम स्क्वायर बना लो, एम स्क्वायर बना लो। तो एम देखिए मुंशी का एम स्क्वायर यानी मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और एक है मोहम्मद, कौन? मोहम्मद सैयद सादुल्ला खान। तो ये और एक है माधवराव। तो एम, इसका एम ले लो, माधवराव का एम। तो माधवराव और प्लस क्या? मुंशी, माधव और मुंशी, माधव मुंशी हो गए। और टी कृष्णमाचारी में देखो के से है, और ये भी कहां से? सादुल्ला खान है इनका पूरा नाम, तो खान ले लो। तो खान खेतान याद रखो। तो एक एम सादुल्ला खान है तो के हो गया, और एक के से कृष्णमाचारी हो गया। बस इस तरीके से तुम्हें याद रखना है, के स्क्वायर, एम स्क्वायर और ए क्यूब। ठीक। तो यहां तक आप बात याद रखिएगा। पहला प्रारूप जो है देखो यहाँ पे बी.एन. राव ने बनाया था। 60 देशों के संविधान से रिपोर्ट मसौदा बनाया था। यार संविधान बनाने में केवल भीमराव अम्बेडकर सर का ही योगदान अगर कहा जाए नहीं है, लॉट ऑफ पीपल्स थे वहां पे जिन्होंने संविधान को फॉर्म करने में अपना रोल प्ले किया। और इस क्रम में अगर हम देखें तो बी.एन. राव जो बेनेगल नरसिंह राव थे, इन्होंने 60 देशों के संविधानों को ऑब्जर्व किया, रिपोर्ट मसौदा बनाया, और अनुच्छेद 243 के तहत 13 अनुसूचियां बनाई गई। और बेसिकली 17 जो अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 393 भारत का संविधान फॉर्म किया गया। तो उस समय यानी जब संविधान बना तो 393 क्या थे? आर्टिकल्स थे संविधान में, याद रखिएगा 393 आर्टिकल थे। ठीक। भारत का संविधान बनके तैयार हो गया। प्रारूप समिति का गठन हुआ कब? आपका 29 अगस्त 1947 को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आपको बताना है कि कब जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 29 अगस्त 1947। ठीक। फर्स्ट बैठक कब हुई? 30 अगस्त 1947। सेकंड आपका कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 21 ऑफ फेब 1940। दूसरा प्रारूप कब आया? अक्टूबर 1948। और अंतिम प्रारूप आया आपका 4 नवंबर 1948 में। ठीक। तो संशोधन टोटल इतने हुए थे, टोटल बैठकें हुई थी 141, तब जाके ड्राफ्ट बना और फिर संविधान फॉर्म हुआ। तो ये आप देख पा रहे हैं कितना टफ काम था। और अब कुछ जो छोटी मोटी कमेटियां हैं उनके अध्यक्ष वगैरह एग्जाम में आते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं।
तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है, ये अगर हम इनकी बात करें स्टूडेंट तो याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करें स्टूडेंट तो याद रखिएगा क्या पॉइंट फिगर्स हैं। पश्चिम बंगाल से ये संविधान सभा में चुने गए थे, याद रखना, ठीक है। और ये बेसिकली जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह पर आए थे। बाद में ये बंबई पूना से अपनी सीट जीते थे, त्याग पत्र दे दिए थे एमआर जयकर को, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ छोटी मोटी समितियां हैं, इनके भी चीफ याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको भी हम प्रिपेयर करते चलते हैं ताकि हमारे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स एकदम क्लियर हैं। So students, some important other जो आपकी जो इम्पोर्टेंट आपकी बेसिकली क्या है, आपकी जो पार्टी जो आपकी कमिटीज हैं और उनके जो चीफ हैं, ऐसे एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स को एकदम क्लियर रखते हैं स्टूडेंट। तो सम पॉइंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन बेसिकली आस्क्ड थ्रू दिस टॉपिक। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम फिनिशिंग दिस चैप्टर। सो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो संघ शक्ति कमेटी लिखो, संघ शक्ति कमेटी आपका चीफ जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से संबंधित कमेटी यानी स्टेट से रिलेटेड जो कमेटी थी दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। नियम और प्रक्रिया यानी रूल एंड प्रोसेस की जो कमेटी थी इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन जो कमेटी थी उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में रखे गए उसके लिए भी कमेटी बनाई गई। और जो माइनॉरिटीज हैं, एसटी वगैरह, शेड्यूल्ड ट्राइब और बहिष्कृत जो क्षेत्र है, उनके सलाहकार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और ये कमेटी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी। अब आगे बढ़ते हैं तो मौलिक अधिकार के लिए एक सब कमेटी बनाई गई थी जिसका चीफ जेबी कृपलानी सर को बनाया गया था। तो जेबी कृपलानी सर को बनाया गया था चीफ, एंड दिस चीफ ये बने कब थे, याद रखना, जो बेसिकली उपाध्यक्ष है जेबी कृपलानी सर है। अल्पसंख्यक उप समिति भी बनाई गई थी एच.सी. मुखर्जी, हरिचंद मुखर्जी के अध्यक्षता में। और प्रांतीय जो समिति है, प्रोविंशियल जो आपकी बेसिकली संविधान समिति है, उसके चीफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। एक्ट 1935 जब आया तो इससे लगभग 200 प्लस आर्टिकल हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। अनुसूचित जातियों को महत्व दिया गया, विशेष प्रशासनिक अधिकार सुधार की बात करी गई। छोटी समितियों में ढेर सारी कमेटियां हैं और उनमें एक राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ कमेटी है जिसको हम लोग इंडियन फ्लैग कमेटी के नाम से जानते हैं। जब फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया तो उसके लिए अलग से हमने कमेटी बनाई थी। तो अब लास्ट अब का जो बना है, बचा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। छोटी मोटी जो कमेटियां हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और पॉइंट को अच्छे से यहाँ पे बेटा विजुलाइज कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, बड़ा फंस जाते हैं क्वेश्चन। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट क्लास है यहाँ पे। छोटी कमेटियां, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ कमेटी, तिरंगा चौड़ाई आप देख रहे हैं और लंबाई यानी आपका जो ब्रिस्की 2:3 है बेटा, 2:3 है। इसकी ये लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। तो ब्रेथ और लेंथ का जो रेशियो होता है 2:3 का होता है, ठीक। और तिरंगा बेसिकली, और अशोक चक्र में टोटल तीलियां कितनी, 24 है। ध्वज संहिता 2002 में आपका ध्वज संहिता है, ध्वज की जो है आपकी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला जो है चीफ बनाया गया, आप जानते हैं किसका, राष्ट्रीय ध्वज कमेटी का चीफ कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्वज स्वीकार कब हुआ, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 में ध्वज को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। याद रखो, ये आते हैं एग्जाम में, फिर बैठे हो देख रहे हो क्लास, हम बता दे रहे हैं। नवीन जिंदल 22 सितंबर 1995 को दिल्ली 80 में सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2004 को कहा कि देश के नागरिक जब चाहे तब तिरंगा फहरा सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2004 का, ठीक। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो अपना ध्वज को फहरा सकता है, कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन उसका अपमान नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपमान करेगा तो फिर मसला हो जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई करी जा सकती है। तो आप कभी भी राष्ट्र ध्वज का अपमान मत करें, क्योंकि भारत का अपना तिरंगा है और इस तिरंगे को फहराने में पता नहीं कितने लोगों का जो है किलिंग हो गई, बहुत लोग मारे गए बिकॉज अंग्रेजों के तिरंगे को हटा करके अपना तिरंगा लगाना, अपना झंडा लगाना, वही एक फाइट थी जो हमने बहुत सालों तक करी। राष्ट्रीय अपमान रोकथाम अधिनियम 1971 में आया। अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेगा तो उसको रोकथाम करने के लिए यानी उसको बैन करने के लिए 1971 में एक नियम आया। एंड संविधान, झंडा और राष्ट्रगान देख रहे हैं। संविधान देखिए, एक बात याद रखना, जो सहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां,
इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, नोट कर लीजिएगा, भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न, ये बात नहीं, भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। प्रिंसेस पार्क में ध्वजारोहण किया गया नेहरू के द्वारा, ये बात याद रखिएगा। ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 को लाल किले से किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री भी थे। ध्वज फहराने का जो कार्यक्रम था 26 जनवरी 1950 को कर्तव्य पथ पर किया गया। आज इसका कर्तव्य पथ नाम है, इंडिया गेट के आसपास का जो रीजन है जो है इसका, हम यहाँ ध्यान नहीं लगा रहे, तुम पहले गणतंत्र दिवस 1950 तिथि याद रखना। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो आए थे। अच्छा देखो, हमारे यहाँ जब गणतंत्र दिवस होता है, रिपब्लिक डे पर हम किसी न किसी कंट्री के गेस्ट को बुलाते हैं, तो पहला जो हमारा रिपब्लिक हुआ जब भारत 1950 में, तो किसको बुलाया गया था? सुकार्नो। सुकार्नो कौन थे? इंडोनेशिया के बेसिकली राष्ट्रपति थे, उनको बुलाया गया था, याद रखना, पहले जो हमारे चीफ गेस्ट थे। फिर आता है सदन कमेटी, छोटी कमेटी थी, पट्टाभी सीतारामैया चीफ बने थे। कार्य संबंधी समिति के.एम. मुंशी थे। संविधान सभा कार्यों की समिति जीवी मावलंकर, याद रखना, यही जीवी मावलंकर जो है ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। जीवी मावलंकर का फुल नाम क्या था बताओ जरा? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, मावलंकर, याद रखो, ये सब पढ़ाया, सब लूसेंट के फैक्ट हैं, याद नहीं, तुम तो सब भूल गए हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो तुम। एग्जाम लगा है तुम्हारा, पिटोगे मेरे हाथ से, देख लेना किसी दिन। तो वित्त और कर्मचारी जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, नागरिकता तदर्थ समिति का अध्यक्ष बनाया था वीर वरदाचारी को, और सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ समिति का वरदाचारी को, और 8 प्रांत जो थे एस.के. धर कमेटी और धर सर को बनाया गया था 1948 में। तो यहाँ तक पूरा क्लास था। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, एंड आई विल फिनिश दिस टॉपिक। I hope you understand well, and now close this topic, okay? And I hope आपको समझ में आया होगा। इसके MCQs के लिए आप लोग चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें सर, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी भेज दें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन, देखिए आपके कमेंट से मोटिवेशन बनता है। आप लोग कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, तो हम भी मोटिवेट होंगे और चीज़ों को और ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई करेंगे, चीज़ों को बनाने का प्रयास करेंगे। दैट्स वाई यू शुड ज्वाइन द क्लासेस। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लें, डिकोड डिफेंस एकेडमी के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप जो डिकोड डिफेंस एकेडमी का जो आपका चैनल है उसको और अनुसर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारी PDF आपको फ्री में मिल जाएंगी, तो आपको कुछ नहीं बनाना है, बस आपको PDF मिल जाएंगी, वहां से आप चीजें कर सकते हो, ठीक है। और हमारा बैच NDA का रन कर रहा है सर, याद रखिएगा, बैच हमारा जो है NDA फर्स्ट सेकंड नाम से हमने चालू किया है 2026। काफी बच्चे इंटरेस्टेड, जो भी बच्चे हैं आप जुड़ सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड है या कोई जो तैयारी कर रहा है, GAT में फेल हो रहा है और उसको GAT से मैथ्स में भी अगर उसको प्रॉब्लम है, मैथ्स की फैकल्टी हमारे यहाँ जो है वो बहुत बेहतरीन है। बेसिकली उन्होंने मैथ्स से MSc कर रखी है और पुराने टीचर हैं काफी, और उनको नॉलेज है अपने क्षेत्र का, क्योंकि काफी टाइम से उन्होंने सब वर्क कर रहे हैं, और साथ में IITians को भी उन्होंने पढ़ाया, तो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में आप जुड़िए, इंग्लिश के लिए भी हम बेहतरीन कर रहे हैं और बेहतरीन आपका बैच जा रहा है, गारंटीड आपका सिलेक्शन है, आपका GAT और प्लस मैथ्स और इंग्लिश सब आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।